स्वागत है आपका दोस्तों बिहार इप्टा के लाइव पॉडकास्ट के 7वें संकलन में। और आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास व्यक्ति जुड़े हैं। ही इज़ अ पेंटर, एन एविड राइटर, वंडरफुल आर्ट क्रिटिक, सर अशोक भौमिक। वेलकम सर टू बिहार इप्टाज लाइव पॉडकास्ट। नमस्कार सर, आपका बिहार इप्टा के लाइव पॉडकास्ट में। और दर्शकों के लिए, जो दर्शक हमारे पॉडकास्ट को लगातार सुनते आ रहे हैं, उनके लिए भी, और आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि आज का जो विषय है वो है चित्रकला और आज का समय। आज के वक्त में पेंटिंग, पोस्टर्स, मूर्तिकला, ये सारी चीज, और खासकर उन लोगों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे जिनके बारे में शायद हम और हमारे दर्शक नहीं जानते हैं। हम लोग आज बात प्रसाद के बारे में, जैनुल आबदीन के बारे में, सोमनाथ होर के बारे में, और जो एक पुनर्रूप के लिए, वैसे ही एक पुनर्जागरण का काल भारत में भी रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं। तो आज उसके बारे में हम लोगों के साथ अशोक भौमिक सर हैं, जो पूरी जानकारी हम लोगों को देंगे और एक बहुत मजेदार बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने पेंटिंग शुरू की, जब आपने अपनी कला की शुरुआत की, तो आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है पढ़ने का, वो साइंस बैकग्राउंड रहा है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा फील्ड है, कहा जाता है कि आर्ट फील्ड और साइंस फील्ड में काफी ज्यादा अंतर होता है। आप दोनों फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कैसे आपने बैलेंस किया, साइंस फील्ड या आर्ट फील्ड, या कोई फर्क नहीं होता है दोनों में उतना? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि चीजें बहुत पीछे चली गई है। 74 में मैंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी की थी, तो यानी कि मतलब कहिए कि काफी साल हो गया। तो पुरानी बातों को याद करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे यहाँ का हिंदुस्तान सिस्टम है, और खासकर जो बंगाली परिवारों में जो एजुकेशन का मतलब ये माना जाता है कि भाई आप साइंस ग्रेजुएट तो ही हो, साइंस ग्रेजुएट हो। जब आप साइंस ग्रेजुएट हो जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, अगर मौका मिले तो पीएचडी भी कर ले। तो मेरे साथ ये था कि की तरफ मैं झुका, और मेरी माँ पेंटिंग करती थी, और जिस तरह से हिंदुस्तान की औरतें पेंटिंग करती हैं उसी तरह माँ भी करती थी, कि उनको इतना सुविधा तो थी नहीं। और उनके पास मैंने देखा था कि कम से कम 1.5 पेंसिल मैंने देखी जो कभी किसी के यहाँ इस्तेमाल में आई होगी, और वही 1.5 इंच की पेंसिल उनके जो सिलाई के डिब्बे में रखा रहता था, उसी पेंसिल से। वो ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई पैसे का अभाव था, पर महिलाएं खाना बनाएंगी, बच्चे देखेंगी, और पेंटिंग क्या करेंगी। बहुत ज्यादा अगर करना है तो मान लीजिए कि सिलाई कुछ कर सर। तो इस तरह के सर आपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि आपकी माँ अल्पना वगैरह भी बनाती थी, और उससे भी आपने काफी बाद में इंस्पिरेशन ली टू वर्क विथ द कॉमन पीपल, आम लोगों के साथ काम करना। उसके बारे में सर कुछ बताएं हमें जरा, कि वो समय कैसा था। अल्पना के साथ जो ये मेरी माँ जो अल्पना बनाती थी, और जो हमारी आंटी और दीदियां जो मोहल्ले में थी, उनसे काफी बेहतर। और उनमें एक टेंडेंसी थी एक कि परफेक्शन, और परफेक्शन। और एक समय हो गया था, तो मम्मी और मैं दोनों बात करते थे कि इस अल्पना में ऐसा किया है, मैंने कहा इस अल्पना में। एक ऐसा पेज भी था कि जब मैंने सोचा था कि अल्पना के ऊपर एक किताब लिखूंगा, जिसमें खाली अल्पना के डिजाइन, कैसे अल्पना ग्रो करता है, एक स्ट्रेट लाइन से। पहले तो वेवी लाइन होता है, फिर इफ यू पुट द डॉट्स, तो वो धीरे धीरे कैसे डिजाइन में एक शेप लेता है, और जो डिफरेंट चीजें अल्पनाएं बनती जी। तो ट्रेडिशनल हमारे उसका एप्लीकेशन से मान लीजिए कि शादी में और पूजा में इसका एप्लीकेशन होता था पहले, पर जब घर में एक छोटा परिसर होता है, स्पेस छोटा होता है। पर इन बातों को कहते हुए मुझे लगता है कि खूबसूरत बात आपको बताऊं जी, कि जब मैं क्लास 1-2 में पढ़ता था, तभी मैं मम्मी के साथ बैठ के पेंटिंग बनाता था। तो एक दिन मम्मी के साथ 2 और भी थी मोहल्ले की,
तो मम्मी को मैंने ओवर ईयर किया सुनते हुए। मम्मी ने कहा कि मेरे 3 जो बेटे हैं उसमें अशोक का हाथ सबसे साफ है। और मैं अच्छा। चक्कर में पड़ के मैं अपना हाथ घुमा के देखता रहा कि मेरा हाथ तो कहीं हाथ साफ तो बहुत बढ़िया है। हाथ साफ होना, हाथ अच्छा होना, मतलब ऑलमोस्ट इट वाज नार्सिसिज्म काइंड ऑफ थिंग। मैं अपने हाथ पे मोहित गया। उनका वो मतलब मैं नहीं समझ पाया कि हाथ का अच्छा होने का मतलब क्या है। मेरा हाथ अच्छा है। तो मम्मी के साथ वो कम्युनिकेशन था जो बाद में धीरे धीरे कटता चला गया। जब हम पेंटिंग में चले गए, मैं लैंडस्केप बना रहा था। जब मैं कभी कभी मुझे लगता था कि अल्पना जो है वो कल्चर तो बंगाली कहते हैं, बंगालीज में कहते हैं कि ये कल्चर का पार्ट है, पर यूजुअली मैंने देखा कि इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर, इंस्टेड इट वाज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी। एक किसी भी दो शादी हो उसमें इसका इस्तेमाल होता था। तो धीरे धीरे मैं उससे कटता चला गया। हालांकि बीच बीच में कभी कोई कहते तो करता ही था, पर मुझे उससे बिल्कुल अलग हटके मैंने अपना रास्ता ही बदल लिया, या मान लीजिए कि मेरा रास्ता ही बदल गया। वो सबसे बढ़िया जो टॉपिक लगता था, जिसको स्केच करना सबसे अच्छा लगता था, लैंडस्केप स्केच करने जाते थे। तो मुझे पता नहीं ये माइंडसेट होता है, हमारी पीढ़ी के लोगों को उस समय ऐसा ही था। कोई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग का स्केच ना करके एक रुइन का, एक खंडहर का स्केच करना मुझे अच्छा लगता। एक अच्छे किस्म के खाते पीते आदमी को स्केच करने से अच्छा मुझे भिखारी को स्केच करना अच्छा लगता। और भिखारी के स्केच करने के साथ साथ, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था, मुझे एनाटॉमी के बारे में तो गाल के वो अगर रेज्ड होंगे गाल धंसते हैं, ये एक ऑटोमेटिक चलता था। चेस्ट के बहुत ही क्लियर होने पे वो और भी कमजोर दिखता है वो आदमी। इस तरह की मुझे लगता है कि अब तो उतनी बातें याद, तब भी उन दिनों के स्केचेस को देख के मुझे लगता है कि ऐसा इस तरह से मैं अपने को ट्रेन कर रहा था। आर्ट्स कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिला, तो मैं दूसरे नजरिए से ये स्केचेस कर रहा था। इट वाज ऑलमोस्ट सेल्फ असाइंड काइंड ऑफ थिंग। किसी ने मुझसे कि आपको स्केच करना चाहिए, तो यही इसी तरह आगे बढ़े। और जब मैं एमएससी कर रहा था, एमएससी बॉटनी फ्रॉम कॉलेज, तो क्राइसिस कॉलेज में हमारे यहाँ कोई पेंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं था। और क्राइसिस कॉलेज ने कानपुर में एक इंटर कॉलेज आर्ट कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इन कोलैबोरेशन विद कैमल। तो उसमें मुझे पेंटिंग बनानी थी। अच्छा। उसमें इतना ज्यादा इस विषय में घुस गया था कि मैंने उस समय, अगर आप लोगों को तो याद नहीं होगा, उस समय एक सिगरेट आता था और उसके एड में लिखा रहता था मेड फॉर ईच अदर, टोबैको फिल्टर मेड फॉर ईच अदर, इस तरह करके कुछ था। तो मुझे ये मेड फॉर ईच अदर वर्ड जो है बहुत हॉन्ट कर रहा था। मैंने एक भिखारी को देखा था जो लंगड़ा, और उस लंगड़े भिखारी को एक ट्रॉली में बैठा के उसकी जो साथ में औरत थी वो ठेल रही थी। तो मुझे लगा कि वो औरत जो है अकेले नहीं चल सकती, और ये जो बूढ़ा आदमी जो है इसके पैर नहीं, ये कैसे चलेगा। तो भीख मांगने के लिए इट्स अ आइडियल थिंग फॉर मी कि ये मेड फॉर ईच अदर को सिग्निफाई करता था। तो मैंने वो पेंटिंग बनाई मेड फॉर ईच अदर, और वो इवेंचुअली वो बेस्ट एंट्री के हिसाब से उसको गिना गया। और मेरी जिंदगी में वो आखिरी एग्जीबिशन में मैंने पेंटिंग किसी कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया, बिकॉज इमीडिएटली मुझे ऐसा लगा कि पेंटिंग कोई रेस नहीं है घोड़े का कि आप लोग 4 लोग दौड़े, जो फर्स्ट हो गया तो उसी वही मिलेगा। हालांकि हमारे हिंदुस्तान की आप ललित कला एकेडमी देखिए, चाहे आप स्कूल कॉलेज देखिए, कि हम लोग हर समय एक कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन में जो पहला होता है उसको अवार्ड है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, आपको सेकंड प्राइज मिला, आपको थर्ड प्राइज मिला। तो इस तरह का जो जिस तरह से आप डिसाइड करते हैं, ये बेसिकली बहुत गलत है। एकदम पेंटिंग में ये कहीं नहीं हो सकता है, इसको ओपन रखना चाहिए। अगर आप पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि बेसिकली
हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहां पे क्लास 1 में हमको पेंटिंग सिखाई जाती जी। अब दिस इज स्ट्रेंज, पेंटिंग सिखाते मतलब आप जब नर्सरी राइम पढ़ते हैं तो आप राइम पोइट्री सिखा नहीं रहे होते, यू आर पोइट्री टू दैट चाइल्ड। आप जब कहानी सुनाते हैं तो आपको उसको कहानी किसे कहते हैं आप ये बता रहे हैं। मेरे पेंटिंग मैंने आपकी नाक बिल्कुल सीधी बना दी तो 10 में 10 मिल जाएंगे, अगर नहीं बना पाया तो 5 मिल जाएंगे। तो ये जो तरीका है कि नर्सरी में, प्राइमरी स्कूल क्लासेस में 1 2 3 जब जितने भी जितना दूर हो सके उस बच्चे को पेंटिंग से एक्सपोज कराना चाहिए। मैं जब भी यूरोप गया या बाहर वहां मैंने देखा है कि जितने छोटे छोटे बच्चे अपना टिफिन कैरियर में टिफिन लाके म्यूजियम में जाते हैं। म्यूजियम हमारे यहाँ वो बात नहीं है, हमारे यहाँ इसलिए क्या होता है जब बड़े होते हैं तो वही बच्चा आगे जाके जब वो किसी ललित कला का सेक्रेटरी बनता है या डिसीजन मेकिंग बॉडी में जाता है उसके ऑटोमेट आपने अच्छा लिखा, अच्छी पेंटिंग किया तो आपको अवार्ड मिला। तो ये सिस्टम जो है हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि इस अवार्ड का क्या मतलब है। ये इसका मतलब नौकरी में भी आपको इसका फायदा मिलता है, मतलब इजी एक तरीका निकाल दिया जो अनफॉर्चुनेटली इट्स हाईली अनसाइंटिफिक। जी सर, एक क्वेश्चन हमारे मन में था आपसे पूछने के लिए। स्पेशली आपने बात की कि ये एक आपका लास्ट एग्जीबिशन की तरह था। वी वांटेड टू टेक यू बैक टू योर जर्नी ऑफ योर फर्स्ट एग्जीबिशन, जब आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक तार के ऊपर फोटोज़ और पेंटिंग्स और आपके स्केचेस लगाएं और अखबार वालों ने उसका मखौल बना दिया कि ये कैसा एग्जीबिशन है। और जितने भी पेंटर्स थे उस वक्त इन द सोसाइटी वर टेलिंग यू वी आर डाउनग्रेडिंग व्हाट वी डू, हम कला को नीचा कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, वी आर टेकिंग इट डाउन। एंड यू हैड दिस वॉइस देन सर। तो ये कहाँ से आया और ये ज़रूरी क्यों था आपके लिए उस वक्त करना? एक्चुअली मैं तो किसी कॉलेज में नहीं गया था, तो आर्ट्स इंस्टीट्यूशन से मैं बिल्कुल दूर था जी। मैं उन बिल्डिंग्स को बाहर से देखता था, आर्ट्स कॉलेज जा तो संडे में गया या कभी गया जब देखा कि आर्ट्स कॉलेज बंद है तो खिड़की से मैं झांकता था अंदर और देखता था कि इस समय लोग स्टूडेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। वो जमाना था 73-74 का, तो इम्पेस्टो का बहुत ज्यादा काम हो रहा था, वो थिक कलर एप्लीकेशन करते थे वो। सर एक बार दर्शकों को पहले हम लोग आगे जाएं, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू एंड अगर आप दर्शकों को बताएं इम्पेस्टो होता क्या है। एक्चुअली वो 73-72 के आसपास एक ट्रेंड चला था और उसमें जैसे मोटे कलर से अगर कैनवस के ऊपर आप मोटा कलर लगाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रश, अगर आप नाइफ से लगाते हैं तो इम्पेस्टो इसे कहते हैं। पर उस समय ये हो रहा था फ्लैट कैनवस पे जैसे बिल्डिंग बनाना है सिटी स्केप, तो उसको लोग वैक्स, सीलिंग वैक्स से या दूसरे किस्म से उसको रेज कर देते थे, एडिंग अ डायमेंशन टू द। ये बहुत इनवोकिंग था उस समय जी। पर मेरा जो उस समय था कि मैं कानपुर में रहता था और लखनऊ में आर्ट्स कॉलेज था, तो मैं जाता था महीने में 1-2 बार तो लखनऊ में। तो थोड़े ऐसा हुआ कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से मेरा मोह टूट गया और मैं इश्क कर बैठा। ये समझ लीजिए कि जो लखनऊ की पुरानी इमारत है, जैसे रेसिडेंसी है, इमाम बाड़ा है जी, इसमें मैं घूमता था, उनको स्केच करता था। जो बावड़ी है तो उसके स्केचेस करता था। तो उसके चलते चलते जब मैं स्टेशन, उस समय वहां पे एक प्लेटफॉर्म था, तो प्लेटफॉर्म में सीढ़ी जो जाके ऊपर कोलैप्सिबल गेट से बंद था, तो आप सीढ़ी से चढ़ नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि सीढ़ी वो सेरिमोनियल रहता है, वो इमरजेंसी या क्राइसिस में वो शायद कोलैप्सिबल गेट खोलता था, देन यू कैन यूज दैट। तो जब कोलैप्सिबल गेट बंद रहता था, वो सीढ़ी जो है भिखारियों की, उनका पूरा उसकी उन लोगों की पूरी दुनिया होती थी। तो 20-25 भिखारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कानपुर जो कैंटोनमेंट साइड का है वहां बैठा करते थे। तो उनके पास मैंने एक बार मैं बहुत टिमिड हुआ करता था, बहुत लोगों से नहीं मिलता था, तो मैं आपका स्केच बनाना चाहता हूँ।
तो उसको 1 सेकंड में ही लगा, वो बैठ गया। अच्छा। और मैंने उनके स्केच बनाए। तो उसके बाद धीरे मेरे जिंदगी में पहली बीड़ी जो है मैंने उनके हाथ की पी। जब मैं स्केच कर रहा था तो वो बीड़ी पी रहा था, मुझको ऑफर की। तो मैंने कहा मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं बीएससी पास कर गया, बीड़ी तो पी सकता हूँ, और अगर नहीं कहूंगा तो अभी तो बच्चा ही माना जाऊंगा। जी। तो इट वाज मन से साथ स्केच किया, और उनके बारे में भी पता चल गया उनके क्या होती है, कैसे उनके जोन डिवाइड होते हैं कि आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म में शादी के बाद और आएंगे, आपका 7 नंबर प्लेटफॉर्म आपका जोन है। इस तरह का उनके बीच में बातचीत जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं तो दूसरे परिदेश में बड़ा हुआ था जी। जब मैंने स्केचेस किए, और उनके नाम भी अब याद नहीं है, और उनका जो स्टेशन और मेरे घर के बीच में एक जगह पर, अब वो था नई सड़क। नई सड़क ऐसी एक जगह है जहां पे लेबर चौराहा जिसे कहते हैं, हर शहर में आपको लेबर चौराहा मिलेगा। आपको फिर वो लेबर चौराहा देख के आपको लगता है कि वो पुराने स्पार्टकस के दिन में हम लोग जहाँ पे मजदूर जो है लाइन लगा के बैठे हुए, एंड यू बाय द लेबर। जो है एक वर्ब नहीं है, एक नाउन बन के आपके सामने आता है, आप उसको खरीदते हैं। और आपके घर में जब ईटा ढोने का काम खरीदते हैं, इसकी बल्लियां जो है काफी तगड़ी हो। आप कमजोर लेबर को अगर लेना चाहेंगे सस्ते में मिलेगा, वो पुताई के काम आता है। और आपके घर में पुताई फिजिकल लेबर कम है तो उसको बुलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गांवों के कानपुर से बाहर से आते थे, और बाहर से आके वो लोग वहां पे कतार में, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला था। तो उन लोग सुबह 4:30-5 बजे तक आ जाया करते थे। तो उनके पास एक डिबिया रहती थी जिसमें उनका टिफिन रहता जी। और वो लोग बैठ के शायद अर्ली मॉर्निंग वो चलते होंगे, इसलिए वो थके बैठे बैठे। तो उनके बगल में कुत्ता सो रहा है। आप जानते हैं कानपुर में बहुत ठंड पड़ती है, और अब भी पड़ती होगी, पर उस समय तो बहुत ही ठंड थी, कहिए कि हमारे पास गर्म कपड़े कम हुआ। तो उसको मैं साइकिल में जाता था, जब कानपुर से लखनऊ जाना होता था तो अर्ली मॉर्निंग जाता था, तो वहां रुक के उनको स्केच करता था। तो वो जो बैठे हुए लेबर है, तो कहीं मुझे, मतलब मैं बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा रास्ता मैंने अलग चुन लिया। मेरे घर में और दोनों भाई पीएचडी किए और उन्होंने इंजीनियरिंग किया, वो उनका रास्ता अलग चुन लिया, उनकी प्रायोरिटीज अलग हो गई और मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग हो गई। मैंने बाद में कई पेंटिंग बनाई है, और मैं कोई इलस्ट्रेशन के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने एक बार एक सीरीज बनाई थी, इट इज ऑल अबाउट द माउंटेन्स। उसमें ह्यूमन प्रेजेंस नहीं था, तो उसमें मैंने देखा है कि जो माउंटेन्स के रेंज है उससे दूर कट के एक छोटा माउंटेन आपको दूर दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली वो ऐसा समय था कि जब मैं पेंटिंग बना रहा था, तो उसमें कोई स्टोरी नरेशन की बात नहीं थी। जैसे कि कागज के नाव पानी में तैर रहे हैं, तो उसमें 5 नाव में एक नाव अलग था, वो 4 नाव एक तरफ था। तो कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया, पर हालांकि ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, पर अंदर से पेंटिंग कब आप, तो बहरहाल तो उस समय जो मैंने एग्जीबिशन करने की कोशिश की, प्लान किया कि भाई प्लेटफॉर्म में एग्जीबिशन करेंगे, क्योंकि नई सड़क में शो करना तो पॉसिबल नहीं था। एंड आई वाज वेरी लोनली, मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो मेरे दोस्त भी से तरफ चले गए थे वो दिन। सर कोई खास वजह आपके साथ लोगों का ना होना या सपोर्ट नहीं करना? नहीं, जो मेरे अपने व्यूज जो रहे हैं, मेरे साथ जो लोग, वो लोग पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव थे, पर जो स्कूल के क्लास के जो दोस्त थे, वो अपने अपने करियर के लिए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इस चला गया था। मेरा एक ही दोस्त था जो मुझे लेके जाया करता था आउटडोर स्केचिंग कराने या यहाँ कहीं पहुंचाने, तो ही हैड अ स्कूटर। उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती, तो मेरी मोबिलिटी थी उसके चलते, मेरे दोस्त के चलते। वैसे मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो डिसीजन जो भी लेना पड़ता था वो अकेले लेते, वो गलत हो। तो उस समय एक सज्जन थे जो पीटीआई के ब्यूरो चीफ थे, तो उनसे मेरी मुलाकात थी। बहुत एजेड, नामी आदमी थे जी।
वो मेरी आर्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, पूछते थे कैसा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और पीटीआई में होता था कि रात बजे जो है वो ऑफिस खुलता था, मतलब 9-10 बजे वहाँ एक्टिविटी शुरू होती थी। टेलीप्रिंटर में जा रहा है, चाय बन रही है जी। तो जितने लोग आ रहे सभी चाय पी रहे, मतलब आप मांग लीजिए चाय पी लीजिए। तो दैट वाज वन सेंटर इन कानपुर, पीटीआई का ऑफिस। तो वहां पे वो ब्यूरो चीफ थे, हम जाते थे। मेरी उम्र और उनकी उम्र में बहुत फर्क था, और वो फ्रीडम फाइटर भी रहे थे। उससे मैंने कहा कि मैं एक एग्जीबिशन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका रिव्यू किया जाए, उसको अगर आप बिल्कुल करेंगे, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जरूर। कहाँ, किस हॉल में एग्जीबिशन कर रहे हो? मैंने कहा सर हॉल में नहीं, ये कानपुर रेलवे स्टेशन में। तो मेरी ओर देखे, रेलवे स्टेशन में? रेलवे स्टेशन कहाँ पे? मैंने कहा सर वो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सीढ़ी गई है, ऊपर जो ब्लॉक है, उस पे मैं लगाऊंगा। तो वो मैं देखते रहेगा थोड़ी देर। बोले कैसे लगाओगे? मैंने कहा एक रस्सी टांग दूंगा, जैसे कपड़े टांगे जाते वैसे ही क्लिप से लगा दूंगा पेंटिंग। तो वो खड़े हो गए, बोले आप पागल हो गए क्या? ये इस तरह से कोई पेंटिंग एग्जीबिशन होता है क्या? कि इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करेंगे? न जाने क्या क्या कहा था, कई बातें तो मुझे बेसिक बात इस बात समझ में नहीं है कि आखिर इसमें कौन सा गुनाह हो गया कि अगर ऐसा कर लिया। बट इट वाज वेल विश। तो मेरा उस न तो कोई अखबार में आया, न तो उन्होंने कवर किया, न मेरे दोस्त ही उनसे एग्जीबिशन देखने गए, न ही मैं लोगों को बुला ही पाया ढंग से। जो मेरे वहां पे जो लोग थे वही खड़े देखे, शायद 10-15-20 लोग होंगे, पर जो लोग भिखारी और जो स्टॉल वॉल चलाते हैं उन्हीं लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा भी नहीं। और हम लोग तमीज भी नहीं थी जो कैसे किया जाता है कि एक किताब रखी है, उसके ऊपर कमेंट बुक होता है, उसमें कमेंट लिखा जाता है। और अकेले जब करते तो ये सब कहाँ ये रहता है। पर मुझे बहुत संतुष्ट। बट फॉर्चुनेटली उसके कुछ ही महीनों बाद मेरे वो दोस्त जो मुझको स्कूटर में करते थे, उनके पिताजी ने मुझको काफी टर्पोलिन के लिए, वो त्रिपाल जो होता है ना, जो बरसाती में लगाया जाता है, अब तो वो दिखता भी नहीं, तो लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। वो त्रिपाल के मुझे लट्ठे जो डिफेंस में काम आते थे शायद, वो जिसके की उते बनते हो, बहुत अच्छा कैनवस होता था। तो उस कैनवस को कोट करके मैंने पेंटिंग शुरू की। जब पेंटिंग काफी बन गए तो करीब 21 पेंटिंग थी, और मेरी उम्र भी 21 थी, तो मैंने पहला शो किया, और दैट वाज विद फुल गंजोर। उसका कैटलॉग भी छपा, इनविटेशन भी छपा, सब कुछ छपा। तो और लोग भी आए, फिर फीता भी कटा, और गुलदस्ते भी मिले। तो मेरा जो वो एग्जीबिशन था ना, वो सीडी वाला, वो किसी को याद भी नहीं रहा, पर लोग भूल जाए, मुझे वो याद इसलिए भी है कि मैंने वो फिगर्स जो हैं मेरे साथ चलते चलते आज यहाँ तक मेरे साथ वो फिगर्स, और मैं कुछ भी बनाता हूँ तो मैं उन लोगों से दूर नहीं जा पाता जी। और ये नहीं कि मैं लोगों से कहना चाहता, देखिए मेरे साथ वो उनका जो उनकी यादें, उनका जो उनके साथ जो समय बिताया, उसके बाद के समय भी। और राजनीति भी आपको एक ऐसी जगह पे ले जाती है कि जहां पे आप, जब आप प्रो पीपल चैलेंज करते हैं कि हम लोग उस सोसाइटी को उस लेयर से आते हैं, उस एजुकेशन हम लोगों ने हासिल की कि हम शोषण किसे कहते हैं ये बता देंगे, हम ये कह देंगे कि भाई आपकी गरीबी क्यों है, पर शोषित होने का जो अनुभव है, शोषित होने का जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों में नहीं है। हम लोग उसको कंपनसेट करते हैं कैसे? पढ़ाई लिखाई से, कुछ किताबें पढ़ के और करके हम लोगों को ऐसा होने लगता है आइडिया कि वी आर विद हैव नॉट्स। तो हम लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उसका मैं दूसरों की बात तो नहीं कह सकता, पर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, वी आर एक्चुअली द प्रिटेंडिंग हैव नॉट्स। हम प्रिटेंड करते हैं हैव नॉट्स का, और एक क्लास है जो प्रिटेंड करता है हैव्स का। आप देखेंगे बढ़िया सूट टाई पहन के घूम रहे हैं, उन्हें भले ही ना पैसा, वो प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास पैसा है, उनके पास एक टीवी आ जाए, उनके पास एक फ्रिज आ जाए, उनके पास एसी लग जाए, तो वो समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ आ गया। तो सब कुछ आने का मतलब जो होता है उसके बारे में उनको आइडिया।
हम लोग भी, हमारी कोशिश ये रही है, बार बार मैंने चाहा है और इतना समय निकल गया कि वो जो प्रिटेंशन है ना हमारे इंटेलेक्चुअल होने का, हमारे आर्टिस्ट होने, उससे किस तरह से बाहर निकला है, किस तरह से हम ये तो नहीं कहते कि हमारे घर में जो सामान उठा के हम बाहर फेंक दें और हैव नॉट में कन्वर्ट हो जाए, ये तो नहीं, और भी बेहतर ढंग से उनको समझने की कोशिश करना। ये मेरे ख्याल से मैं अब की बार कमरे में ही बंद था जब लॉकडाउन हुआ, तो जैसे पोएट्स ने अपने रिएक्शंस दिए कि वो जो मजदूर है, जो लोग स्थापित हुए, तो मैं तो पेंटिंग का काम बहुत अकेले का काम होता है, उसमें बहुत ज्यादा लोग आपके पास आते भी नहीं, और जब आपका लॉकडाउन हो तो यू डोंट इंटरेक्ट विद सराउंडिंग, जितने भी लोग बाग हैं उनसे आपको बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में एकदम स्पॉन्टेनियस जो बनी मेरी, उसमें बार बार वही लोग आए जो कि 1974 में उस प्लेटफॉर्म में मिले थे। इस हालत में मुझे लेबर मिले जो कि सड़क पे जा रहे थे। अब उसकी कहानी यहाँ क्या कही जाएगी, पर मुझे लगता है कि ये मेरा फोकस जो है बार बार घूम के इनके पास चला जाता है। उसका मैं क्या कर सकता हूँ। जी सर, इसमें आपने एलिटिज्म की एक बात कही, और वी वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, पढ़ाई की, और किस तरह से आर्ट की हिस्ट्री रही है। तो जब सर विदेशी इतिहास की बात होती है और पुनर्जागरण को जो पूरा एक टाइम रहा है, द टाइम ऑफ रेनेसांस, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पूरी हिस्ट्री पेंटर्स की है, चित्रकारों की रही है, पर ख़ास करके वही एक जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान और इंडिया को बोला जाता है कि भाई हमारे आर्टिस्ट्स ने पुनर्जागरण के दौरान एक कंट्रीब्यूशन नहीं किया सोसाइटी की तरफ। बट यू होल्ड अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ बोलते हैं अगर हम लोग अपने मूर्तिकारों को देखकर और उसको जब कंपेयर करें कि किस तरह की बातें हो रही थी और उन बातों को क्यों कहा जा रहा था, तो हम लोग देखेंगे कि काफ़ी एक क्षेत्रीय इनपुट रहा है हमारा, पर ये जो एक संगठित बातें हैं लोकल, वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है, और अगर निकलेंगी तो हम लोग अब ये बात लेके जाएं कैसे सर जनता में कि वो सही जगह इनको देखे, समझे और अपनी एक विचारधारा बनाए। देखिए, कई सवाल आपने एक साथ मुझसे किए हैं। जी, पर मुझे दो बातों को लेके मैं चलूंगा। नंबर एक, जब आप हम लोग कहते हैं, हम लोग और वो लोग, मतलब यूरोपियन आर्ट की बात करते हैं और इंडियन आर्ट की बात करते हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि लोग इंडियन आर्ट का मतलब, इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब वो इंडिया कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ इंडिया, उस इंडिया की बात कर रहे हैं या 47 के बाद की बात कर रहे हैं? जी, हम लोग प्राय कोशिश करते हैं कि 47 के बाद की समझदारी को लेके हम अपनी हिस्ट्री को देख रहे हैं। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, जो इंडियन आर्ट मतलब द आर्ट, मुगल आर्ट भी है, उसमें दक्कन भी है, वो डेक्कन आर्ट भी है, उसमें राजस्थान, सब मिला के इंडियन आर्ट, जबकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आखिर क्यों नहीं? लेट अस गो बैक टू अजंता। आपको विजुअली और कैरेक्टर वाइज एक काम जो है वो पेंटिंग लगता है जी। अजंता की म्यूरल्स जो हैं, दे आर पेंट। हम इसको कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप अगर थोड़ा और सोचेंगे कि वो पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है जो कई लोगों ने मिलकर बनाई, नंबर वन। नंबर टू, कई लोगों ने एक किस्म की विचारधारा से, एक मकसद से बनाई कि भाई हमें इसमें क्या कहानी कहनी है। हमें कहनी है कि गौतम बुद्ध के पहले, गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्म में कैसे थे, कहानियां हुई, तो जातक कथाएं हैं, तो जातक कथाओं को कहेंगे। तो मैं इसको रिलेट करता हूँ, इसे कव्वाली होती है, जैसे कीर्तन होता है कि एक आदमी साथ में समवेत लोग कीर्तन करते हैं, कव्वाली गाते हैं। ये जो मिनिएचर के अगेंस्ट में जब हम म्यूरल की बात करते हैं, म्यूरल का यूज दुनिया में इसीलिए हुआ, इट शुड बी सीन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, और उस ग्रुप को एक आदमी नरेट भी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियली हिज पेंटिंग्स आर
I mean, primarily, they are illustrations. They are illustration of a written text that exists outside the painting. पेंटिंग के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये गौतम बुद्ध की जातक है। वहां पे अगर आपको एक बंदर दिखाई पड़ जाएगा, वो बंदर है जब तक आप देख रहे हैं। जब बगल में वो नैरेटर जो है, जो आपको बताएगा ये महाकपि है, ये एक जन्म में महात्मा बुद्ध जो थे का अवतार हुआ था, एक कपि के रूप में जन्म हुआ था, एक बंदर के रूप में जन्म हुआ था। तब वो आपका बंदर जो है आपके मोहल्ले वाला बंदर नहीं रहता है, वो उसका एक अलग। पर ये सब मैनिपुलेशंस आप किससे कर रहे हैं? आप लैंग्वेज से कर रहे हैं, आप नरेशन से कर रहे हैं, आप टेक्स्ट से कर रहे हैं। पेंटिंग आजाद। आपको मैं रेफर करूं, अगर आपको याद होगा, और जो श्रोता हमारे सुन भी रहे हैं, अगर नेट पे जाएंगे और सर्च, एक पेंटिंग मैं अभी पिछले दिनों गया था, तो वहां पे एक एम्स्टर्डम के एक म्यूजियम में एक पेंटिंग रखी है। बहुत मैं चाहता था पेंटिंग को देखना चाहता था, कभी मौका तो मैं देखूंगा ये सोचता था। और जब मैं पेंटिंग के सामने खड़ा था तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हुए। वो पेंटिंग था वर्मेयर, बहुत ही शानदार पेंटिंग है। उसमें क्या लाइट है, आप घंटों खड़े रहिए, लाइट देखिए, कलर देखिए, बट देयर इज नो स्टोरी। वो कोई कहानी नहीं है, वो कौन है, क्या है। मुझे लगता है कि पेंटिंग वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस पेंटिंग को अपने दिमाग में रखा जाए, न कि राधा और कृष्ण की पेंटिंग को, जिसके पीछे की कृष्ण जी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, नीचे गोपियां जो है नहा रही हैं, पानी में है उनके। तो ये जो कथा है, ये जो पेंटिंग है, ये विदाउट नोइंग द स्टोरी आप नहीं एंजॉय कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप जर्मनी से आए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि ये कृष्ण कौन थे और राधा कौन थे और गोपियां कौन थी और जो भी कहानी होगी, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर उस पेंटिंग को देख रहा होगा। क्योंकि जब भी आपकी फैकल्टीज जो है, दो ऑडियो एंड विजुअल है, जब आप विजुअल देख रहे हैं, इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ फ्रॉम ए पेंटिंग, देन यू स्टॉप लुकिंग एट द पेंट। जी, आपके पास अगर मूर्ति बनी है जिसकी कि आपने सडनली मूर्ति की ओर देखा एक सेकंड के लिए, और आपने मूर्ति के चेहरे की ओर देखा कि उसकी एक सूंड है, तुरंत आपने कहा कि ये तो गणेश है, और उस मोमेंट से आपने पेंटिंग को या स्कल्पचर को देखना बंद कर दिया। आपने सुनना शुरू किया कि ये जो उनके गर्दी गई थी तो हाथी का गर्दन था, उसको जोड़ दिया गया था, जो कि आजकल लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा गया। तो ये कहाँ कर देती है आपको जो विजुअल जो प्लेजर है, जिस तरह से पेंटिंग को देखना चाहिए। तो हमारा जो आपने जो पुनर्जागरण का न होना जो है, जैसे मान लीजिए कि हम लिटरेचर के फील्ड में अगर बंगाल रेनेसा की बात करते हैं, तो एक आदमी है जो गांव में एक, और उसने वहां देखा कि जो इंडिगो फार्मिंग होती है उसमें किस तरह से ब्रिटिश जो वो थे प्लांटर्स थे, वो कैसे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो दीनबंधु मित्र वाज जस्ट राइटर। तो उनके प्रकार नहीं, मुझे नाटक लिखना है, और नाटक लिखना है कि इनके ऊपर नील के खेती करने वाले लोगों के ऊपर, उनके ऊपर अंग्रेज किस तरह से अत्याचार कर रहे। नाउ अगर हम इस फैक्ट को देखें कि दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है नील दर्पण। उनको पता था कि नाटक जो है जिन लोगों के ऊपर लिखा जा रहा है, जिन किसानों के ऊपर लिखा जा रहा है, उनको मैं कभी नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट हैव दैट फैसिलिटी। तो शहर लौट जाते हैं, कलकत्ते में जाके जिस मंच में उसका मंचन होता है, जो लोग देखते हैं वो लोग किसान नहीं है, के लोग हैं, अर्बन लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो देखते हैं, तब उनको लगता है अरे हम लोग को पता ही नहीं कि ये हो रहा है। तो आर्ट का जो रेनेसां का, जिसे हम बार बार कहते हैं कि आपको उस सेगमेंट को बताना चाहिए। कई तरह पर कुछ तो चेंज होगा। आप बताइए, नाटक का वही होता था कि गांव में हम क्या मानते हैं कि गांव में फोक होता है, शादी हो रही, लोग मिलकर नाचते हैं, सब मिलकर बाजा बजाते हैं। पर नाटक का लिखना, नाटक का लिखा जाना, और इस विषय पे नाटक का लिखा जाना विद द नॉलेज
कि साहब ये नाटक जो है यहाँ दिखाया नहीं जाएगा कभी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। पर हमारी पेंटिंग के पास पेंटिंग जो है लैंग्वेज पे खड़ी थी, पेंटिंग जो है नरेशन पे खड़ी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही थी। रविंद्रनाथ टैगोर कहना था कि अगर किसी व्याख्या पे खड़ी है तो सवाल इस बात का उठना चाहिए कि उस व्याख्या से फायदा किसको है। जी बिल्कुल। तो व्याख्या फायदा लुक बैक तो हमें दो सत्ताएं दिखाई पड़ती है। एक सत्ता एक ऑथोरिटी धर्म सत्ता है, दूसरी है राज। और किस तरह से इन इमेजेस को, इन मूर्तियों को, इन पेंटिंग को इस्तेमाल किया गया कि जो निरक्षर जनता है, पढ़ी लिखी नहीं है, उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए। ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है दुनिया की हर जगह पे। पर दुनिया में कोई चीज ऐसी भी होती है जो कि रेनेसा के लिए जरूरी है कि यू हैव टू थ्रो सर्टेन थिंग्स इन द पास्ट। अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको रिलीजियस प्रैक्टिस कहते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस हमें क्या बताती है? जो कि चीजों को हम पास्ट में नहीं जाने देंगे, उसको हम अतीत को व्यतीत नहीं होने देंगे। तो जब अतीत नहीं होगा तो आप नया क्या रोज उठ के हर साल एक पर्टिकुलर किसी देवता का पूजा करें, एक पर्टिकुलर। तो साल में मजा नहीं आया का नहीं महीने में करेंगे। महीने में मजा नहीं आया तो हमने वीक का दिन बाद दिया। अगर हम क्रिश्चियन है तो हम संडे को रख लिए, अगर मुस्लिम है तो हम फ्राइडे को रख लिए, अगर महावीर जी का है तो मंगल को रख लिया। आप रिपीट करके अपने को अतीत के साथ बांधे रखते हैं। जिस मकसद के साथ रिलीजन बढ़ा था, जिस मकसद के साथ एक अधिकार बना रहा था। यू मस्ट बी नोइंग कि आपको किंग हम्बुराबी के कोड्स के बारे में पता होगा। किंग हम्बुराबी का कोड वो बहुत ही एंटी पीपल, उसको एनालाइज नहीं करना बिकॉज इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट। पर उसको पिलर है जिसके उसमें सन गॉड जो है वो जो वो हम हैंड ओवर कर रहे हैं किंग हम्बुराबी। इसका मतलब जो किंग हम्बुराबी जो आपको कह रहा है कि आपको ये करना नहीं चाहिए, किंग हम्बुराबी ये तो सूर्य देवता ने उनको बताया। तो धीरे धीरे वो सूर्य देवता के अपने को स्थापित करते। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप इमेज के ऊपर अपना हक कैप्चर। ऐसा ही हमें कोई गलत नहीं। ये जो मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, चर्च बने हैं, ये कला से बने। मैं मानता हूं, मेरी जितनी समझदारी है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि हर मंदिर को, हर मस्जिद और गिरजे से उसमें जो पुरोहित होगा, जो पूजा कराएगा, उसके चेहरे, उसके ड्रेसेस अलग होंगे, उसके पूजा करने के तरीके होंगे, अलग होंगे, उनके कलर्स अलग होंगे। दिस इज अ मैटर ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हेन यू डिफरेंशिएट सो मच तो ऑटोमेटिकली आपका हेट आता, एक दूसरे जानते हैं। क्योंकि भाई उनके पास तो नीला रंग है, मेरे पास तो हरा रंग है, और मेरे पास तो पीला रंग है। आपने रंगों को तो आजाद नहीं करने दिया। तो रेनेसां होंगे और यूरोप के आर्ट का, जो क्रिश्चियन आर्ट का जो बहुत लंबा पीरियड है, उससे अगर फ्रीडम नहीं तो आपको इतनी। आज आप क्या कहेंगे? आज इंडिया में भी 47 के बाद those who were called as progressive artists के ग्रुप, उनके आर्टिस्ट जब गणेश बनाते हैं, उनके आर्टिस्ट जब दुर्गा बनाते हैं, उनके आर्टिस्ट जब राम और कृष्ण बनाते हैं, क्यों कहते हैं कि ये कल्चर है? आपको क्यों लगता है कि ये कल्चर है? इट इज उसी में फंसे हैं। तो आप रेनेसां को कैसे आप अशर करेंगे? रेनेसां को अशर करने के लिए अपने पास को देखना पड़ेगा कि जिस चीज को आप बदलना चाहते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी एक पेंटिंग है, लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूं। किसी कहा कि भाई मैंने तो एक इसका क्या कहते हैं, एक लाठी के आगे एक भाला लगा हुआ था, एक भाले से
इंडिया का, तो उसके जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिख दिया, जैसा अकबर साहब जो है उन्होंने तो शिकार हाथी के ऊपर अकबर बैठे, अकबर, मैं बार इसको दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे तमाम पेंटिंग, शाहजहां को मैंने दिखाया एक पेंटिंग ग्लोब, और उस ग्लोब में एक बकरी है और एक शेर है, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सेड दिस, वो राजा के सर के ऊपर क्यूपिड नुमा देवदूत हैं जो छतरी ताने। इसका मतलब ये राजा वाजा के चक्कर नहीं, आप बिल्कुल इस राजा को छोटा मत समझो, तो खुदा का एक हिस्सा है। इस बात को बताने के लिए आप 100 पेज लिख डालिए और पढ़ने वाला कोई ना हो, क्योंकि लैंग्वेज मसला आता है बीच में। तो आपने इमेज करके आपने बताया कि देखिए साहब ऊपर से उसको छतरी जो है ना, वो भगवान उसके ऊपर छतरी है, जो बाघ और बकरी जो दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं, ये उसका प्रताप है। और लगभग उनसे वो ऑरा निकलता, वो पेंटिंग में आप चारों तरफ से वो ऑरा निकलता। तो ये जो मैं किसी पर्टिकुलर इसका नाम नहीं ले रहा हूं, ये पूरा चला आया। ऐसे समय में they were not the paintings in the strictest meaning, they were not the painting, they were not the expression of a man जो कि अपने अंदर से निकल रहा, कोई पेंटिंग बना रहा है, उस पेंटिंग का जो अकबर का पोर्शन है वो कोई दूसरा बना रहा है, कोई उसकी कातिबी कर रहा है, कोई उसका बॉर्डर बना रहा है। इन सब को लेके जब हम ट्रेडिशन इसमें तलाशने जाते हैं, तो इसमें जैसे कि बंगाल स्कूल में क्या हुआ 1901-2 के आसपास, जब आप देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और इन लोगों का पूरा जो ग्रुप है, इन लोग जब आते हैं, इन लोग जाते हैं अजंता में जाके वो पेंटिंग देखते हैं, और इन लोग मुगल आर्ट से बहुत प्रभावित होते हैं। अब मुगल आर्ट से प्रभावित होने के बाद आप अगर शाहजहां के मृत्यु देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, तो उसमें शाहजहां की मृत्यु हो रही है और वो बरामदे में है आगरा फोर्ट के, और उधर से दिखाई पड़ रहा है ताजमहल को देख उनको उनकी मौत हो रही है अंतिम दिनों से। अब आप मुगल पीरियड का चित्र को 1901 में उसको दोहरा रहे हैं, 1904 में उसको दोहरा रहे हैं। कौन सी समझदारी? आपने तो फॉर्म लेने गए थे, आप तो कंटेंट लेके लौटे। अजंता में गए बंगाल स्कूल के लोग, अजंता के फॉर्म से इतने प्रभावित हुए, जब लौट के आए they started painting राम लक्ष्मण सीता गणेश और सरस्वती। वो जो जिस पर्पज से अजंता, वो फॉर्म नहीं ला पाया, उसके साथ कंटेंट भी लेके आए कि भाई हम भी ऐसा करें। अरे भाई, अजंता को बनाने वाले प्रीस्ट थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिनका पर्पज ये अलग था बनाने का। और आप जो है कलकत्ता शहर में जो एक ब्रिटिश उपनिवेश, वहां पे रहने वाले लोग हैं, आप भी बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नहीं कि मैं कई लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया कि ये अंग्रेजी साजिश थी, जो कि वो डिवीजन हुआ था, बंगाल का डिवीजन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 के आसपास बंगाल का डिवीजन किया था, और डिवीजन किया था ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में। मुस्लिम ज्यादा वहां पे ईस्ट बंगाल कर देते हैं, यहाँ मुस्लिम। तो रिलीजन के बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते थे, तो आपने एट द सेम टाइम एक आर्ट को ऐसे प्रमोट। बंगाल स्कूल में जो इंस्ट्रूमेंटल जो लोग हैं वो इंडियन कम है और विदेशी भी है, वो बिल्कुल सामंती ग्रुप है, चाहे राजा बर्धमान हो, राजा नाटोर के राजा हो, इन ने मिला के बनाया। इस ग्रुप में रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ई.बी. हेवल है, और भी जो लोग उस समय के आईसीएस थे, जो विदेश से आए थे हिंदुस्तान में नौकरी करने, उन लोगों ने पैटर्नाइज किया। तो उस पैटर्नाइज क्या नतीजा? रिटन डॉक्यूमेंट, बट द पेंटिंग्स और द हिस्ट्री, दे आर द बेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। आप पेंटिंग को देखिए, एक्चुअली की पेंटिंग बना के आप की जो पेंटिंग बना, जो भी आप धार्मिक पेंटिंग बना रहे थे, एक्चुअली वांटेड टू क्रिएट इंडियन पेंटिंग जो बेसिकली हिंदू पेंटिंग। आप रेनेसा कहां से लाएंगे? आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं है,
आप बार बार उसको कर रहे हैं। कलकत्ते के पास जो है इंडस्ट्रीज बन रहे थे, कलकत्ते के पास बहुत बड़े बड़े शिपयार्ड बन रहे थे, वहां पे गांव से चल के लेबर आ रहे थे, उनकी तरफ आपकी नजर नहीं गई। आप पुराण कथाओं में चले गए, पौराणिक कथाओं में चले गए, धार्मिक कथाओं में चले गए सिलेक्टिवली, और आपने पेंटिंग बनाए। पर जो सबसे बड़ी बात जो होती है हिंदुस्तान में, सबसे पहले इस चीज को तोड़ के अगर रेनेसा की बात करें, और मैं तो रेनेसा को एब्सोल्यूट वर्ड नहीं मानता, मेरे ख्याल में 1931 टू 1941 के जो 10 years का पीरियड है, एंड विद द प्रेजेंस ऑफ 2 आर्टिस्ट, एक अमर शेरगिल 1931 हिंदुस्तान में आती 30-31 में, तो वो बहुत एक्टिव रहे, और 1941 में उनका निधन होता है, 28 years, she died in Lahore। और 1930s में 31 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, एंड 31 में उनका यूरोप में एग्जीबिशन होता है, और 41 में रविन्द्रनाथ टैगोर वो चले जाते हैं एट द एज ऑफ 81। ये 10 साल का पीरियड, और ये 2 आर्टिस्ट ने हमें क्या दिया? नंबर 1, कि हिंदुस्तान की जो हजारों साल परंपरा है, कोट एंड कोट कला परंपरा, उसमें राजा रानी और देवी देवताओं के अलावा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इन दोनों ने इन लोगों को हटा दिया। इनकी पेंटिंग में राजा रानी देवी देवता नहीं है, नंबर 1। जो रवि वर्मा की पेंटिंग थी, जिसकी हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी है, अगर कृष्ण और राधा है तो उसके पीछे राधा कृष्ण की कहानी है, अगर उसमें मुरुगन है तो मुरुगन की कहानी है, उसमें मोहिनी। पर इन लोगों की पेंटिंग के पीछे कोई कहानी नहीं है। सो उनको ये ताकत मिली, उन्होंने पेंटिंग के जरिए ये सिद्ध किया कि पेंटिंग जो है विदाउट एनी रेफरेंस अपने आप वो खड़ी रहती, उसके लिए कोई रेनेसा अगर कुछ भी मानेंगे तो दिस वाज द रेनेसा। मैं अपने मानता हूं कि इसने एक ऐसे इंडियन आर्ट को जन्म दिया जिसने कहा कि हमारी पेंटिंग में शीर्षक कोई कहानी ये नहीं कहती, कहानी अगर है तो आप जब देखेंगे उससे जो कुछ आप समझेंगे वही कहानी। जैसे रविन्द्र पढ़ के कहते हैं कि वो तो नेशनलिस्ट आइडियाज के खिलाफ थे, वो तो ये राष्ट्रवाद के आलोचक भी थे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मैंने अभी से बात कर रहा था, मैंने उसका जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि जब मैं कविता लिखता हूं तो मैं बंगला में लिखता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इमेजेस आते हैं वो बंगाली में आते हैं मेरे पास। अगर शाम आ रही होगी तो संध्या के रूप में आएगी, अगर जो भी शब्द आएंगे वो एक भाषा में आएंगे, तो मैं बंगला कविता लिखता हूं। बट व्हेन आई पेंट, I am as European painter as a painter from Europe। क्योंकि पेंटिंग नहीं है वो कोई इंडियन पेंटिंग नहीं है, वो पेंटिंग है। पिकासो हमारी विरासत में है, वो हमारी विरासत में पिकासो है, उसकी पहचान ये नहीं है कि स्पेन का आर्टिस्ट है। यूरोप का जो डेवलपमेंट है, आप देखेंगे एक आदमी स्पेन में पैदा होता है, अपनी पूरी जिंदगी फ्रांस में बिताता है। हमारे यहाँ जो अगर बिहार में पैदा हुए, और आपको तकलीफ हो जाएगी अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, वहां पे आपको सब कहेंगे बिहारी है, बिहारी। ये जो डिवीजन है जो 70 साल बाद भी हम लोगों ने नहीं रिजॉल्व कर पाए हैं। और इंडियन आर्ट करते समय हम लोग कह देते हैं इंडियन आर्ट है, हम लोग तो इंडियन है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम पासपोर्ट, और बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम करेंसी। हमारे में इतने डिफरेंसेस हैं, हमारे लैंग्वेज के ही नहीं, हमारे चीजों को सोचने समझने का ढंग ही अलग है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना एक ललित कला एकेडमी बना के आप अगर मान लेंगे कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा, प्रॉब्लम रह जाएगा। मैंने बहुत सालों पहले एक बार बादल सरकार का नाम आपने सुना होगा जी। बादल सरकार बहुत बड़े रंगकर्मी और बहुत बड़े नाट्य लेखक थे, उनसे मैं इंटरव्यू ले रहा था। मैंने कहा ये बताइए कि आपने इंडियन थिएटर के बारे में जो बात कही है, इंडियन थिएटर आप बात कहते हैं, व्हाट इज इंडियन थिएटर, व्हाट इज द इंडियन थिएटर, ये क्या है इंडियन, क्या कहते हैं? क्योंकि कोई तो बंगला थिएटर है, कोई मराठी थिएटर है, कोई दक्षिण भारतीय थिएटर है, कोई दिल्ली का थिएटर है, तो इंडियन थिएटर कब होगा? तो वो तो मतलब बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे, और मेरे सवाल से वो उलझने वाले बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कहा देखो,
जो पूना का प्रॉब्लम है, जो बंगाल का प्रॉब्लम है, जो बिहार का प्रॉब्लम है, जो उत्तर प्रदेश का प्रॉब्लम है, एक आम आदमी का जो प्रॉब्लम है, जब वो मिलर होंगे तब इंडियन थिएटर बनेगा। हाँ। मसलन जो नाटक है पंछी ऐसे आते हैं, पंछी ऐसे आते में तेंदुलकर का नाटक है, उसमें लड़की दिखाई जा रही है, लड़की की शादी होगी, लड़के वाले देखने आए हैं, क्वाइट एम्बैरेसिंग। दुनिया में कहीं शायद नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। हम इंडियन थिएटर की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी यही होता है, बंगाल में भी यही होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। ये जो कॉमन ग्राउंड पे इंडियन प्रॉब्लम, हम इंडियन थिएटर के, हम बिहारी हैं, हमारे पास, हम बंगाली हैं, हमारे पास ये खासियत है हमारी, उसके जरिए इंडियन नहीं बनेंगे हम। हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो जब तक नहीं समान हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भले वो दक्षिण भारत का आदमी है, भले उसके कल्चर अलग है, उसका ढंग खाना अलग है, उसकी लिपि अलग है, उसके वो जिस तरह लिखता है मैं नहीं लिखता, मैं नहीं समझता, पर मैं ये जानता हूं कि उसके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम है। तब आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक जगह पे इंडियननेस को भी ट्रांसेंड करके अब ग्लोबली बात करते हैं कि जितने भी सफरर्स हैं, जो वो ब्लैक जिसको कि अमेरिका में मारा गया है, वो आपका भाई बन जाता है। ये एक अल्टीमेट है। रेनेसा का जो जिस आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया रेनेसा का जी, यूजुअली कोई पूछते नहीं। मुझे लगता है कि हमें रेनेसा को लाना, बिना रेनेसा को लाए हुए, बिना हम अपने पास्ट से लिबरेट हुए या हमसे बड़ा विद्वान आदमी जैसे मान ली कहते भाई रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगे। रघुकुल री सदा क्यों चलेगी भाई? रघुकुल का अपना समय था, आज मेरा समय है, मेरी रीत चलेगी। ह्यूमैनिज्म एक मानव, उसमें किसी के बड़े होने और छोटे होने का सवाल नहीं, उसमें लॉजिकल और ऐसा जिससे कि हम जो शोषित है उनके बगल में खड़े हो सकें। तो रेनेसा का जो पूरा लाभ जो है, चूंकि उस जनता को मिलना है जो कि बहुत बड़ी आबादी है, 95% भारत की आबादी वो जनता है जिनको रेनेसा की जरूरत है। 5% आबादी उस रेनेसा को नहीं होने देगी, रेनेसा को नहीं होने देगी, क्योंकि उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे कि अगर वो रेनेसा को घटित होने दे तो उनका सिंहासन हिल जाएगा जी, उनका अस्तित्व में आ जाएगा, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो, चाहे वो राज सत्ता हो। सर, इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, कीपिंग अस टू रेनेसा, और उसके बाद ये सवाल हमें आज में भी जोड़ेगा कि एक पेंटिंग बनाई थी पिकासो ने, जो उनका एक्सप्रेशन था टुवर्ड्स द होलोकॉस्ट, जो जर्मनी में जूस के साथ एक दुर्दशा हुई, उनकी मानहानि हुई, उसको दर्शाने के लिए गुर्निका, जिसके बारे में बहुत बातचीत होती है और बहुत पॉपुलर पेंटिंग है। आप अभी गूगल करेंगे आपको काफ़ी पिक्चर्स मिल जाएंगी। पर उसी समय के दौरान इंडिया में जब बंगाल में अकाल आया 1940 के दौर में, 43-45 के बीच, बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट्स, आपने उनके साथ काम किया है, चित्त प्रसाद, जैनुल आबदीन, सोमनाथ होर, उनकी पेंटिंग्स को आपने बोला है कि दीज आर डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज हैं जो कि एक पूरी त्रासदी को दर्शाते हैं। तो सर, ये बोलना और इस बात के बारे में हिंदुस्तानी जनता का नहीं जानना, ये एक थोड़ा सा ट्रेजेडी तो है ही, बट वी वुड लाइक टू गिव यू दिस मोमेंट टू टेक इट एंड स्पीक टू आवर ऑडियंस and introduce them to चित्त प्रसाद, जैनुल आबदीन, सोमनाथ होर। आपने बहुत अच्छा सवाल, मतलब जो आपने मेरा लिंक के पकड़ा दिया। जैसे मैंने कहा कि 1931 to 1941 का जो उसमें दो लोग आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लिबरेट करते हैं पेंटिंग को फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड गॉडेसेस, उनका रिप्रेजेंट करते हैं। पर करते क्या है, वो करते ये है कि कॉमन मैन को वो पेंटिंग में ले आते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के आर्ट में कॉमन मैन दिखाई पड़ता है। वो राजा के साथ चलने वाला नहीं, अकबर के साथ कुछ सिपाही चल रहे हैं, वो कॉमन मैन नहीं। जो बिल्कुल कॉमन मैन है, जो आपके विषय भी नहीं है, वो उनकी पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग करने के साथ साथ मैं रेनेसा इसलिए कहता हूं
मे नॉट बी कंप्लीट रेनेसां, पर नई बात उसकी ये थी कि वो लिबरेट करके वो गुंजाइश बनाते हैं, वो कैनवस के परिसर को आम आदमी के आने के लिए खोलते हैं। और ऐसे माहौल में 1941 के बाद का समय, 2 साल बाद ही 1943 आता है, जब महाअकाल पड़ता है। और हमारे हिस्ट्री ये कहते हैं कि 1931-32 में जब टैगोर लौट के आते हैं इंडिया में, तो उनका एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन में भी 500 पेंटिंग के साथ होता है कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज में, जो कि बंगाल के आर्टिस्ट सब लोगों ने देखा था। और ये भी हम जानते हैं कि उस समय जैनुल आबिदीन वो द स्टूडेंट ऑफ कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज, उन्होंने उसको देखा था। यूरोपियन आर्ट के जो स्टूडेंट होते हैं, वो ही वाज यूरोपियन आर्ट के स्टूडेंट थे वो, और उनकी तैयारी एक क्लासिकल ढंग की थी। पर उनको ये जरूर लगा होगा, बीइंग एन इंडियन, कि एक पेंटिंग के परिसर में देवी देवताओं के अलावा किसी को अलाउ नहीं किया आज तक, वहां पे कॉमन मैन आ सकता है। अगर कॉमन मैन आएगा तो अपने दुख दर्द खुशियों को साथ लेके आएगा। तो तभी होता है कि तभी बंगाल का काल होता है। यू नो अबाउट द बंगाल फेमेन, कि उसको किस तरह से मैन मेड था, और जापानीज एग्रेशन के खिलाफ पूरे बंगाल को एकदम वहां से अनाज हटा लिए गए थे, कीमतें बढ़ गई थी। लोग जो हुआ कि वो गांव से चल के शहर, और वो आ तो रहे थे शहर में आके, वो कुछ किसी भी तरह कुछ कमा के खाएंगे, ऐसी कोई गुंजाइश उनको नहीं थी। वो किसान थे, उनको खाने के वो एक सुविधा नहीं थी। वो गांव से शहर चले आए, और शहर के लोगों के केवल दान पे, अगर उन्होंने तो खुद खा लिए, जो माड़ी है उसको फेंकने के बजाय उनको दे दिया, उनके लिए बहुत था। तो ऐसे जो ट्रैजिक एक सडनली लोग जो थे, गांव के लोग थे, वो शहर में आके सब में मरने लगे। जैनुल आबिदीन सारे दिन उन पेंटिंग्स उनको स्केच करते थे, और शाम को घर में आ उन्होंने पेपर लिया, कौन सा जो न्यूज प्रिंट जैसा पेपर जो रफ होता है, और ड्राई ब्रश से उन्होंने पेंट किया। ड्राई ब्रश को मैं समझा दूं, पेंट के आगे, जैसे ब्रश के आगे हम कलर लेते हैं, तो अगर उसमें वाटर ज्यादा होगा, मतलब अगर सॉफ्ट ब्रश होगा तो काफी दूर चलेगा, और ड्राई ब्रश में अगर करेंगे, जब आप लाइन खींचेंगे तो वो जहां खत्म होगा वहां फट जाएगा। तो इरेगुलर हार्डनेस लिए हुए एक हार्श लाइंस के लिए ड्राई ब्रश का उन्होंने इस्तेमाल किया। 43 के अकाल का अद्भुत चित्रण। 41 में चित्र प्रसाद चट्टगांव में थे, दैट वाज द बॉर्डर एरिया। तो वहां पे जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से गरीबों के बीच में, जिस तरह अकाल पीड़ितों के बीच में काम चल रहा था, तो उन्होंने तो अपना पॉलिटिकल काम कर ही रहे थे, उसके साथ स्केच बनाना शुरू किया, पेंटिंग बनाना शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूज़पेपर निकले, पीपल्स वार निकला, उसमें पीसी जोशी ने उनको बुला लिया कि आप बॉम्बे आ जाइए, आप इस अखबार के लिए लिखिए। तो पेंटिंग का एक नया दौर शुरू हुआ, जो कि जर्नलिस्टिक था। इट वाज जर्नलिस्टिक। जो सुनील जाना जो फोटोग्राफी कर रहे थे, उसके साथ चित्र प्रसाद पेंटिंग बना रहे। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मतलब, जिसको कि हम मील का पत्थर कहेंगे। कॉमन मैन को पेंटिंग और सब न्यूज में एक अखबार निकल रहा, उसके केंद्र में आम आदमी है, ऐसा तो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं था। तो ये जो चित्रकार सामने आ रहे थे, जो चित्र 46-47 के आसपास, सोमनाथ और कॉलेज स्टूडेंट, आर्ट्स कॉलेज स्टूडेंट, और वो उनको आंदोलन जो हुआ था, तेभागा मूवमेंट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट तेभागा मूवमेंट। आज के जमाने में लोग कम बात करते हैं। एक्चुअली हम जो लोग खेती करते हैं, जिन लोग खेती से परिचित हैं, उनको पता है कि गांव में अगर आपकी जमीन है तो उसको अधिया पे दिया जाता है। जमीन का जो प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसको हम मालिक को, इसलिए आधा मुझे मिलेगा, आधा किसान को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा, बड़ा फेयर लगता है। अपेरेंटली लगता है इसमें क्या बुराई है भाई, आपको मैंने आधी वो दे दी, आपने मेहनत किया, उसके एवज में आपने आधी वो लिया। पर इसमें एक पेच था। पेच ये था कि किसी रीजन से अगर पानी बरस गया, कुछ भी हो गया, अगर आपका खेती खराब हो गई, तो इसका बोझ आप उठाएंगे, अगली बार मुझे और देंगे। हर जो जमींदार था, जो जमीन का मालिक था, वो अपने लॉ बनाता था
ऐसे लॉ बना देता था कि इससे कि वो पूरी की पूरी खेती उसके पास आ जाएगी और फिर उसके बीज के लिए भी उसको उधार मांगना पड़ता था मालिक से। होते होते बंगाल का जो उत्तर बंगाल जो है, जो आपके नॉर्थ बंगाल के पूरे इलाके में ये मूवमेंट शुरू हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का कि तेबागा मतलब जो पूरे अनाज के 3 हिस्से बनेंगे, 2 हिस्से उस मजदूर के पास जाएंगे, 1 हिस्सा मालिक के पास। मालिक न तो लेबर कर रहा है, उसकी पड़ती जमीन पड़ी हुई है, उसको कुछ नहीं होता है, मकान नहीं बना रहा है, वह उसको हम जिंदा रखे हुए हैं और हर तरह के जो भी रिस्क है वो हमारे ऊपर है और हमको 2 हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा। तो कम से कम एक ऐसा माहौल था जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी ने माना कि तेभागा, तो उस मूवमेंट को एकदम ऑन द स्पॉट जाके ग्राउंड जीरो जिसे कहते हैं, ग्राउंड जीरो जाके उसके नोट्स लेना, उसके स्केच सोमनाथुर ने किया और सोमनाथुर ने बड़े शानदार तरीके से एक बार लिखा भी है कि उन टूटे हुए चेहरों को जो मैंने बनाया था वहां पे। अब ये समझ लीजिए कि 3 औरतें एक मकान में रहती थी जी, और उसमें एक टाइम पे एक ही औरत जाके बाजार जा पाती थी। ऐसा क्यों? उनको पता चला कि उनके पास पहनने के ओढ़ने का कपड़ा नहीं है। वो जब बाजार जाएंगी तो एक कपड़ा पहन के जाती थी, लौट के आती थी, दूसरे को अगर नहीं जाना है तो वो दूसरा कपड़ा पहन के जाती, वही कपड़ा पहन के जाती। मतलब गरीबी के इस लेवल को समझना सोमनाथुर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, इस अनफॉर्चुनेट बात की पीढ़ी ने इसको जिंदा नहीं रखा। हमें कम से कम बार बार तेभागा डायरी को पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि किस तरह से वो एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं वो एक सिंबॉलिकली भी उन्होंने जगह पे लिखा है कि जब हम लोग खेतों में जुलूसों में चलते थे, जुलूस में जा रहे हैं या कहीं शाम को निकल पड़े हैं, तो मैं ऐसे ही जाता था, मैं तो शहर का रुका हूं, तो मुझसे कहने लगे कि भाई आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं। तो एक पेड़ की टहनी तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा कि हाथ में लाठी जरूर रखी कि अगर पुलिस और जमींदार के गुंडे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए आना चाहिए। तो उसमें एक बच्चा भी जो है वो एक छोटा सी टहनी, इतनी छोटी टुकड़ा पेड़ का मतलब टहनी लेके हाथ में घूम रहा, वो भी स्केच में। तो अगर उसको स्केच को आप देखते चले जाए तो आपके सामने उस एकदम महाकाव्य सामने खुल के आता है। रात के अंधेरे में किसानों की मीटिंग हो रही है, जो अंडरग्राउंड मीटिंग कहते हैं, एक लाइट बीच में जल रहा है। देखिए हम लोगों ने अपनी कला को पहचाना नहीं है। एक चारों तरफ किसान बैठे हैं और देयर इज नो अदर कलर, केवल ब्लैक एंड व्हाइट वुडकट में बना हुआ ये पेंटिंग एक प्रिंट है जिसको कि उन्होंने स्केच बनाया था 46 के दिसंबर में जी। और 51 में जब वो खुद अंडरग्राउंड थे आजाद हिंदुस्तान में सोमनाथुर, उस समय उन्होंने इसको वुडकट बनाया था और उसमें एक सिंगल सोर्स लाइटिंग का इतना जबरदस्त है इफेक्ट है कि अगर मान लीजिए उसके रेफरेंस आप नहीं भी जानते, मैं पेंटिंग को पोटैटो ईटर्स के बगल में खड़ा करना चाहता हूँ। और पोटैटो ईटर सिंगल लाइट का है और दर्शकों को बताना चाहेंगे सर, पोटैटो ईटर्स एक बहुत फेमस पेंटिंग है पिकासो की या सॉरी वैन गो की इन हिज सीरीज ऑफ पीपल प्लेसेस एंड स्पेसेस, जिसमें और भी फेमस पेंटिंग्स जैसे डैफोडिल्स, उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स, मिडनाइट एट कैफे है। जी सर। तो उसमें जिस तरह की सिंगल सोर्स लाइट है और लाइट के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं एक डाइनिंग टेबल में और उबले हुए आलू खा रहे हैं, वो मजदूर जो लोग इसके ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते, उस चीज को बताने के लिए जहाँ पे वैन गो कलर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे सोमनाथुर केवल ब्लैक एंड व्हाइट से करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग बात करते हैं चित्त प्रसाद, जैनुल आबिदीन सोमनाथुर, कमरुल हसन, इन लोगों की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेंज ये है कि इनको हर एक का काम जो है ब्लैक एंड व्हाइट में। एक बहुत बड़े शिक्षक हुए, उन्होंने कहा है कि इस समय की कला में ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि उस पोलैरिटी को एक्सप्लेन करना जो 2 तरफ है, एक जो शासक है, एक शोषित है, इस तरह से उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी बात ये थी कि जो अखबार निकलते थे उनके पास कलर प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं था और जो आर्टिस्ट थे उनके पास कलर्स का उतना इजीली एबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में काम किया
और जिससे कि मल्टीपल प्रोडक्शन हो सके, उन्होंने उसके प्रिंट्स भी बनाए। तो एक बहुत ही हैपनिंग टाइम है 43 to 47 एंड बियॉन्ड। आप देख सकते हैं कि चित्त प्रसाद की जर्नी क्या है। चित्त प्रसाद 47 के बाद धीरे धीरे वो आ जाते हैं। जो इस पार्टी के साथ वो रहे हैं वो पार्टी से बाहर आ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या प्रोग्रेसिव वो हटते हैं। उनका एक दूसरा पर्व शुरू होता है 60s के आसपास, जब आप देखते हैं कि उनकी पेंटिंग में जो चाइल्ड लेबर है इमेजेस बार बार आते हैं। वो लोग जो बीड़ी बांटते हैं, वो बच्चा जो बीड़ी बांटता है, वो बच्चा जो होटल में रात को जब होटल बंद हो जाता है बर्तन धो जा रहा है, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे उनके पेंटिंग के सब्जेक्ट बनते हैं। अगर आपके वो उनसे प्रेम नहीं होगा उन बच्चों से, आप ये काम नहीं कर सकते। और ये आश्चर्य की चीज है कि ये घटना हुई नहीं हमारे हिंदुस्तान में। किसी कलाकार ने ऐसा काम नहीं किया। एंड सेकेंडली, व्हाई आई स्ट्रेस मोर ऑन दीज आर्टिस्ट, इन लोग देखिए कैसे अपने जो प्रदेश की सीमाएं हैं उसको कैसे तोड़ते हैं। जो मैं इंडियन आर्ट की बात कह रहा था, आप देखेंगे कि अगर आप मानेंगे कि जो टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितेंद्र मजूमदार, ये जो नाम है, ये आर्टिस्ट है, दे आर फ्रॉम बंगाल। आप उधर अगर देखेंगे एम.एस. बेंद्रे हैं, बी प्रभा है, बी विट्ठल है, हिब्बार साहब हैं, ये सब लोग महाराष्ट्र के आर्टिस्ट हैं। इसी तरह आपको हर जगह प्रांतीय आर्टिस्ट मिलेंगे। बट चित्त प्रसाद को आप बंगाली आर्टिस्ट नहीं क्यों नहीं कह सकते हैं कि 1943 में जो आदमी बंगाल का अकाल बना रहा था, 44-45 के आसपास हम उसके 46-47 के आसपास पाते हैं, वो कोल्हापुर के सूखे का पेंटिंग बना रहा, वो तेलंगाना बना रहा, वो विजयवाड़ा में वो किसान सम्मेलन का बना रहा। तो इंडियन आर्टिस्ट जो मैंने आपसे बादलदा की बात का जिक्र करते हुए कहा, दिस इज इंडियन आर्ट। वो उस किसान को अलग नहीं कर रहा। जैसे जैनुल आबिदीन ने एक बहुत शानदार बात की। जैनुल आबिदीन ने कहा जो है वो तब तक किसान है जो जमींदार या जिनके पास पैसा है उससे खिलाफ खड़ा है। जिस दिन आपने मुसलमान किसान है, ये हिंदू किसान है, आपने उस दो शक्ति को, दो पोल्स अलग क्रिएट कर। इतनी समझदारी के साथ एक आर्ट विकसित हो रहा है। फॉरगेट अबाउट द स्किल अलोन। आप सोमनाथ और की बातचीत सुनेंगे, सोमनाथ ने तो खड़े होके रशियन आर्ट को क्रिटिसाइज किया। दिस इज नॉट आर्ट। आप लेनिन की अगर पेंटिंग बना देंगे तो वो कोई आर्ट नहीं, वो अल्टीमेटली आप उसी धारा को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो नई बात है कि एक पेशन जो रचनात्मकता होनी चाहिए, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पेंटिंग के जरिए हम समझ सकते हैं कि वो कोई चीज को क्रिएट करने का मतलब ये कि जो मुहूर्त में हमारे आसपास नहीं थी। जैसे किसी आदमी को देख के आप अगर किसी की तस्वीर बना देते हैं या कोई कहानी को देख के आप अगर बना देते हैं, यू आर एक्चुअली रिक्रिएटिंग। You are recreating, not the creating. You have to create a thing. तो उनके जो किसान के चित्र हैं, उनके जो गरीबों के चित्र है, चित्त प्रसाद, जैनुल आबिदीन के, इनमें किसी का परिचय नहीं है जी। जब अब उन्होंने वो न्यूज़पेपर, तो उसके वर्षों में पेंटिंग के पीछे उन्होंने नोट्स लिए हैं कि ये शांतिदा है, ये कॉमरेड इतने दिन साथ, और ये आज उनका निधन हुआ। वो अलग बात है। पर जब वो इतने सालों बाद, जब करीबन इतने साल बीत गए हैं, जब हम उनको 80 साल हो गए करीब, जब उनको पेंटिंग को देखते हैं, वो अपने रेफरेंस से लिबरेट हो जाते हैं। आज हमारे पास वो एकदम प्लेन पेंटिंग के रूप में आते हैं। हम उनके लाइंस को पहचानते हैं, उनके फॉर्म को पहचानते हैं, उनके लाइट को पहचानते हैं। जैसे सोमनाथ और की पेंटिंग, मैं एज एन आर्ट स्टूडेंट या मैं आर्ट लवर के हिसाब से, मुझे वो पेंटिंग इसलिए पसंद है कि उसमें पेंटिंग के गुण हैं। वो किस लिए बने, क्या नहीं बने, वो किसी और के काम आएंगे, पर मेरे लिए एसेंशियल है। और हमने कभी भी हिंदुस्तान में इस कथा को पेंटिंग से अलग होने नहीं दिया। मैंने पिछले दिनों जितनी बार बात की है, जितनी भी एसेज लिखे हैं, मैंने बार बार स्ट्रेस किया है कि पेंटिंग के बाहर की कहानी अब मत सुनाइए। अनफॉर्चुनेट अच्छा काम कर रहे थे आर्टिस्ट
जो बहुत ही सोच समझने वाले आर्टिस्ट थे, जो बड़ौदा में है, जो शांति निकेतन, जो जेएनयू में आर्ट पढ़ रहे हैं, उन लोग अजीब ढंग से कहानी, एक नरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग को आपको कहानी बनानी, ऐसा कोई महत्व जरूरी नहीं है कि पेंटिंग को आर्ट के उन आर्ट्स के कतार में खड़ा करना है, जैसे थिएटर है, जैसे म्यूजिक, वैसे ही आप पेंटिंग को खड़ा करने की कोई जरूरी नहीं है। आप यूनिफाई करने के लिए उसको सरलीकृत मत कीजिए। उसकी अपनी पहचान इस बात पे है, किसी कोई कहानी नहीं कहता है, कहानी आप जो कुछ आपका अनुभव है उसके अनुसार आप पेंटिंग को देखते हैं, वो समझते हैं। जी सर, और आज हमारे पूरी बातचीत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेड रहा इसके दौरान, और इसी के निकालते हुए एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आपने सर हमें हमेशा अभी पूरे दौरान बताया कि कतारों में चीज़ों को खड़ा करना, आर्ट फॉर्म्स को बोलना कि भाई ये एक तरह से ही होगा, और सब्जेक्ट्स को भी विलिफाई नहीं करना, एक कटघरे में नहीं खड़ा कर देना, एक बॉक्स में नहीं डालना ज़रूरी है सर। तो इसी तरह से जब पूरे दुनिया में अलग अलग तरह के, जैसा आपने बताया राजा महाराजा, उसके बाद कहानियाँ की पेंटिंग्स बन रही थी, चित्त प्रसाद जैसे और ज़ानुल अब्दीन और सोहमनाथ होर जैसे पेंटर्स अकाल और एक दबी कुचले लोगों के वर्क की बातें कर रहे थे। इसी दौरान एक मानवतावादी का भी एक दौर आया, एक चलन हुआ मानवतावादी पेंटर्स के आने का। आपने नाम भी लिया कमरुल हसन, और हम लोग सादिकैन के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे कि सर जो एक मानवतावाद का दौर चला और जब इस तरह की पेंटिंग्स आई तो उसमें कमरुल हसन और सादिकैन का क्या रोल रहा, और उसको सर हम लोग किस नज़रिए से देखें कि आज के कोरोना के इस वक्त में जब हम लोग अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, कभी हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की गलती है, कभी हम लोग बढ़ चढ़ करके बोलते हैं कि भाई मिडिल क्लास और जो मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी गलती है, कभी हम लोग चाइना को दोष देते हैं, पर जो एक मानव लॉस हो रहा है, एक जो ह्यूमन लॉस हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। तो ये एक थॉट था कि ये काम बहुत पहले हुआ है, कमरुल हसन और सादिकैन हैज़ लेफ्ट अ प्रेसिडेंट फॉर अस टू फॉलो। हाउ डू वी फॉलो इट राइट नाउ इन टाइम्स ऑफ कोरोना? कमरुल हसन के बारे में पहले बात कर लूं जी। कमरुल हसन का गुस जो है वो 46 के आसपास है, और जैनुल आबिदीन के पैरेलल है। उन्होंने जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो उन्होंने प्रेफर किया कि मैं पूरी पाकिस्तान चला जाऊं। तो गए तो वो पूरी पाकिस्तान, पर वो बंगाल के जो भी कल्चर था, जो कि पैन बंगाल, चाहे ईस्ट और वेस्ट मिला के जो बंगाल में एक जो कल्चरल मूवमेंट था, उसके साथ वो बहुत घने जुड़े थे, और कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ भी जुड़े थे। तो जैसे गांव देहात में जो वो है, क्या कहते हैं, फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, उसको उनको जोड़ना, उनको समझना, उस धारा में वो थे, जो जैनुल आबिदीन उसमें नहीं थे। अच्छा। तो वो जब गए वहां पे, वो उसी में रम गए, वो उसी की दिशा में काम करते रहे, और बहुत बड़े उनका फिर उदय होते देखते हैं कमरुल हसन, जिनको कि 47 में जिन्होंने अकाल के चित्र बनाए थे, उसके बाद वो नॉर्मल चित्र बनाते हैं। एवरी टाइम ही क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट व्हिच वाज, जब कल्मिनेट करते हुए जब 71 आता है, 1971 में जब पूरी जनता खड़ी हो जाती है शासक के खिलाफ कि हमें फ्रीडम चाहिए। हाँ। जैसे भाषा आंदोलन हुआ था 1954 में बांग्लादेश में, 47 के डिवीजन के बाद 50s में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो लैंग्वेज को लेके हुआ था। वो अलग बात है, उसको कभी अलग मंच में बात करेंगे, पर पेंटिंग को उसने एक रूप दिया, और वही जो रिवॉल्यूशन, जो एक मूवमेंट के साथ, मैं एजिट प्रॉप की बात करूंगा, मैं शायद दुनिया में मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, कमरुल हसन को हम जरूर याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर बनाया जो शहीद मीनार जो
ढाका का जो केंद्र है वहां पे दीवार पे लगाए गए थे। उसमें एक डिह्यूमनाइज्ड मैन का फेस था। वो याया खा को एक राक्षस के रूप में उन्होंने पेंट किया था इन वन सिंगल कलर, देयर वाज नो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, इनकी हत्या करनी होगी। मुझे लगता है कि बिलीव इट इन वायलेंस और नॉट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर एक मुल्क के लिए इतना बड़ा एक आप पिटते 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 आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं यहाँ पे मरना तरफ से है, तो बेटर लेट अस किल हिम। तो ये नारा लगाते हैं। दुनिया में पोस्टरों का, एजिटप्रॉप पोस्टर्स का बड़ा लंबा इतिहास है। एक सोच समझ के जो राक्षस, जिसे हमारे हिंदुस्तान की परंपरा में हम जानते हैं राक्षस को, एक इंसान और राक्षस का जो मिला हुआ एक चेहरा उन्होंने बनाया। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत, जब वो आजाद हो गया हिंदुस्तान, वहां के जो शासक हैं, जो नए शासक थे, उनकी आलोचना निकली उनकी पेंटिंग्स में, और उनकी आलोचना निकली। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि उनकी जिंदगी का जो आखिरी पेंटिंग था वो भी उन्होंने उस समय के जो मिलिट्री रूल था बांग्लादेश को, उसको क्रिटिसाइज करते हुए एक दो मुंह और एक राक्षस का पेंटिंग बनाया था। तो दैट वाज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस कि 43 का अकाल हो, चाहे भाषा आंदोलन हो, चाहे 71 की मुक्ति आंदोलन हो, या कि 71 के बाद में एक आदमी का कंसिस्टेंटली जनता के साथ खड़े था, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनके पास स्किल था, उनके पास पेंटिंग बना के, पेंटिंग बेच के 2-3 मंजिला मकान बनाने की पूरी सुविधाएं थी, पर उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने उधर नहीं गए। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और दूसरे जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जिसको कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं, कभी जाना भी, कोशिश भी नहीं की, हमारे अमरोहा जो दिल्ली के पास है, वहां के पैदा हुए थे हमारे सादिक साहब। 47-48 में वो पाकिस्तान चले गए, पर पाकिस्तान में रहे वो, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे वो कहीं भी बनाए, उनकी पेंटिंग को आज हर एक, वेदर आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान का आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्पेन का, उनको पेंटिंग को गौर से देखना चाहिए, इन रेट्रोस्पेक्ट देखना चाहिए कि उनकी पेंटिंग में अगर लेबर दिखाया गया है, अकेला नहीं है, ही इज ऑलवेज अलोंग विद हिज वाइफ। जो चित्रप्रसाद की पेंटिंग में दोनों मिलते नहीं, दोनों की पॉलिसी नहीं बना रहे, पर जब आप प्रो पीपल होते हैं तो उसका एक डिफाइंड एक रूप हमारे सामने आता है। बार बार जहां पे दिखाते हैं कि दो बार, एक तो कि एक औरत जो है हाथ में किताब लेके पढ़ना चाह रही है, हाथ में किताब ऊपर रखी है, कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमन शिक्षा से आएगी। एक रसोई है, एक किचन है, किचन में बर्तन, उससे धुआं निकल, 3 औरतों में कन्वर्ट हो रहा है। उनके हाथ में एक माला है जिसमें सब्जी के मूली गाजर इसको लेके माला जी। अब ये का सेंस, मतलब जो जिस तरह करते कि आप उस क्लास के साथ ऐसा अपना राब्ता रखते हैं, अपना तारतम्य रखते हैं कि आप पेंटिंग में, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पेंटिंग में औरतों को लेके इस तरह पेंटिंग नहीं बने। जिस पे कोई भी पेंटिंग देख ली है तो वहां पे आप स्त्री और पुरुष को एक जगह खड़े पाएंगे। नंबर 2, उन्होंने अपनी पेंटिंग में राजा रानी, देवी देवता, किंग और किसी को नहीं बनाया। जब वो तेहरान गए थे अपने बहुत बड़े एग्जीबिशन में 1976 में, तो तेहरान की महारानी ने उनसे कहा था कि सादिक साहब आप मेरा एक पोर्ट्रेट बना दीजिए, तो उन्होंने कहा था राजा बादशाह के पोर्ट्रेट। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि 76 में जब पाकिस्तान में लौटते हैं, जब वो अपना द होली सनर नाम के एग्जीबिशन करते हैं, तो उस एग्जीबिशन को बम मारा जाता है, बम फेंका जाता है, उनकी पेंटिंग डैमेज होती है एग्जीबिशन में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 81 में हिंदुस्तान में आके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद और भी तमाम जगह म्यूरल बनाते हैं। आप म्यूरल को देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम म्यूरल को के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बीएचयू के स्टूडेंट जो है, मैं अभी अलीगढ़ गया था, पिछले साल ही था, मैंने जब कहा तो उनको बहुत ज्यादा पता नहीं है। वो कहा ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में है,
पेंटिंग डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा बहुत जानते, बाकी लोग नहीं जानते। तो आर्ट कभी भी मैं उसमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गया था लाहौर में। वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कीजिए। तो वहां मैं गया तो उनका हॉल बहुत बड़ा नहीं था, 200 लोग 200-250 लोग बैठ सकते। तो दे रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री। उन्होंने केवल एमएफए के स्टूडेंट और शहर के लोग भी थे। फिर भी ऐसे एक बात कही, ये तक्षशिला मैंने देखा। मैंने लाहौर में म्यूजियम में गौतम बुद्ध का फास्टिंग बुद्धा देखा। अगर तक्षशिला, गांधार पाकिस्तान के आर्टिस्ट कहेंगे कि मेरा ट्रेडिशन है, और मैं कहूंगा मधुबनी और ये जो वारली और जो मुगल आर्ट है ये मेरा ट्रेडिशन है, तब न तो आर्ट यहाँ पनपेगी ना वहां पनपेगी जी। पेंट को एक मिनिमम उदारता उसकी होनी चाहिए। अगर अपने को एनरिच करना है तो उसको इन सब बाउंड्रीज को क्रॉस करना होगा, रिलीजन की बाउंड्री, नेशन की बाउंड्रीज को क्रॉस करना होगा। और ये मैसेज कौन देता है? ये मैसेज सातकेन साहब। सातकेन साहब के फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने, आप अगर हैदराबाद जाएंगे जरूर जाके देखिएगा, उन्होंने म्यूरल में लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये कब लिख रहे हैं? जब पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है। तो आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता। आर्टिस्ट इज मोर कंसर्न कि देखने वाला कौन है या कौन देखे। मुझे सातकेन साहब के बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बताने की जरूरत है। हम लोगों ने अब की बार किया भी था। 30 तारीख को उनका शताब्दी हम लोग ना मना पाए, हम लोगों की पीढ़ी तो नहीं मनाएगी, आप ही लोग मनाएंगे। तो उस समय की तक हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो आज ऑक्शन में बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, करोड़ों में बिक रहे हैं, दे आर नॉट द ओनली आर्ट, नाइदर दे आर द इम्पोर्टेंट। वो बिल्कुल मेरी साफ ये बात है। मैंने 45 साल से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। तो एक चल रही थी, एक तो सातकेन साहब की पेंटिंग्स के प्रिंट्स थे और हुसैन साहब की पेंटिंग के प्रिंट्स थे, और शो था। तो मैंने उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या रीजन हो सकता है कि 2 आर्टिस्ट का आपने एग्जिबिट किया। तो उनका कहना था नहीं साहब, वो दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ठीक, तो बड़े आर्टिस्ट तो जरूर हैं, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दोनों का मकसद ही अलग है काम करने का। हुसैन साहब ने कोई भी पेंटिंग इसलिए नहीं बनाई कि कोई और कोई मकसद होगा, उन्होंने पेंटिंग बनाई बिकने के लिए। ही वाज प्रोडक्ट, एक मार्केटेबल प्रोडक्ट को बना रहे थे, बेच रहे थे। और दूसरे तरफ सातकेन, जिन्होंने जिंदगी में कभी पेंटिंग को बेचने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने लोगों को पेंटिंग भरे दे दी। वो पेंटिंग, उनका कमर्शियल एंगल जो था सातकेन साहब का बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि सातकेन साहब में रिपीटेशन नहीं, अपने अपने तरह के रंग होते हैं, अपने अपने तरह के रंग। पर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो आर्ट है या पोस्ट इंडिपेंडेंस साउथ एशिया का जो पूरा, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और जो हमें आम लोगों से पेंटिंग को दूर ले गई। एक तो ये था कि उसकी बढ़ती हुई कीमत। बिल्कुल। अब कोई पेंटिंग अगर 10 करोड़ में बिकने लगेगी तो जाहिर है आम आदमी यही सोचेगा कि भाई 10 करोड़ में बिकने वाली पेंटिंग सबसे अच्छी होती है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात ही कि ऐसा नहीं ही होता है। जो अच्छी पेंटिंग है वो 10 करोड़ में नहीं बिकती है। एक हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो जैसे प्राइसिंग है, जिससे कि आप ये मान लेता है कि पेंटिंग जो है बड़ी महंगी। और दूसरा मसला ये है कि पेंटिंग के बारे में जो समीक्षाएं लिखी गई है, जो लिखी जाती रही है, वो ढंग से समीक्षा लिखी गई है। इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि ऐसा लगने लगा है कि पेंटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट मीडियम ऑफ आर्ट। उसको समझना जो है वो अध्यात्म को समझने जैसी बात है। उसमें जिस तरह से जो शब्दावली और क्रिएट किया गया है, उसमें भी आम आदमी समझता है कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का मसला है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये हुआ कि जो पूरा लीग है
जिसमें कि सातकेल साहब है, कमरुल हसन है, चतुर प्रसाद है, जैनुल आबिदीन है, सोमनाथ हो है और भी तमाम आर्टिस्ट है। जो ये लीग है, चूंकि इसके साथ दो बातें एब्सेंट है। एक तो मार्केट नहीं है, इनकी पेंटिंग को आप 10 करोड़ 5 करोड़ बता के बढ़ा सकते। दूसरी बात, जो आर्किटेक्ट्स ने उनके ऊपर ऐसा नहीं लिखा है, ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि जो कि आम लोगों के समझ में आए। एक तो उन्होंने किया ही नहीं है, और दूसरा अगर किया भी है कहीं पे तो फिर वहीं पे उन्होंने ऐसे भाषा का और एक कन्फाइंड टू वन सिंगल लैंग्वेज, जितने भी समाचार आप देखेंगे पत्रों में और समीक्षाएं देखेंगे, सातकेल साहब हो चाहे वो चित्त प्रसाद हो, इनकी लिमिटेड रही है। अंग्रेजी होती कि हमारे हिंदुस्तान में उर्दू हिंदी में तो बिल्कुल नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने को असाइन करते हैं कि मैं अपने को एज ए पर्सन कि आपको पेंटिंग करना है, वो तो करना ही है, आपको लिखना भी है, तो अगर लिखना है तो मुझे लगता है कि बाकी जो जिंदगी में इन लोग ये आर्टिस्ट जिनको कि भुला दिया गया है, अगर इनके लिए मैं कुछ भी 10% भी काम कर सका, और बाद के काम मेरे दोस्त करेंगे और जो लोग कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों का बहुत बड़ा एक मिशन होना चाहिए। ये सवाल मिशन इसलिए नहीं कि वो प्रो पीपल थे, ये एक अन्याय भी है, ये इनजस्टिस है, एक टैलेंटेड आर्टिस्टों के खिलाफ के साथ एक इनजस्टिस। अब पब्लिक विल डिसाइड कि भाई कौन आर्टिस्ट है, कौन बड़ा आर्टिस्ट है, किसको इतिहास में आगे बढ़ना है। तो रेनेसा की जो जिम्मेदारियां जो आपने बताई थी, ये भी उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे वर्तमान के आज के आर्टिस्ट को हम चिन्हित करें। और अंतिम वाक्य मैं कहना चाहूंगा कि जो आधुनिकता है, तो आधुनिक ये जरूरी नहीं कि वो दूर हो, वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि आधुनिक होना जो है वो जनपक्षर होना है। इफ यू आर मॉडर्न देन यू आर प्रो पीपल। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो 7वां एपिसोड 7वां संकलन आप देख रहे हैं, ये हमारे पॉडकास्ट का चौथा संकलन होने वाला था, और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के वजह से अशोक सर और हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं, और आज फाइनली मौका मिला कि अशोक सर हमारे साथ जुड़ें, बैठें, बातें करें। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अशोक सर ने अभी भी हमें नहीं बताई हैं, और आशा रहेगी कि सर दोबारा आएंगे हमारे मंच पर, और ऐसी और कई बातें होंगी। और सर जाने के पहले मंच आपको सौंपना चाहेंगे दर्शकों के साथ, अगर आप कुछ आखिरी बातें दर्शकों के साथ छोड़ना चाहें, मंच आपका है सर, बिहार इप्टा का लाइव पॉडकास्ट। दोस्तों, जो लोग आप हमें सुन रहे हैं और जो कुछ भी हमने बातचीत की उसको तो आगे बढ़ाएंगे। समस्या बहुत बड़ी है कि वो 1-2 बैठकों में नहीं सॉल्व होने वाली है, पर आज के तारीख में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या कि आज जो भी चित्रकार अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं जी, और भी जैसे रंगकर्मी भी है, लेखक भी है, कवि भी है, सब लोग अपने ढंग से कर रहे हैं, पर चित्रकार इस समय बहुत कठिन स्थिति में है क्योंकि सरकार की तरफ से उसको कोई मदद नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जो युवा चित्रकार हैं, जो आर्ट्स कॉलेज से निकले हैं, पढ़ रहे हैं, उनको जरा फोन करके पूछ लिया कीजिए कि अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो उनको आप मदद पहुंचाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जो करने के लिए आपको उनके लाखों रुपए की पेंटिंग खरीदनी पड़ेगी, पर आप कोशिश कीजिए कि भी है जो बहुत बहुत समस्या में है, खासकर जो बड़े शहरों में जहाँ आर्टिस्ट लोग छोटे शहर से आके जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो उनको रहने की भी दिक्कत, आर्ट मटेरियल की भी है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर दिक्कत है तो उनको फोन करके जरूर पूछिए, क्योंकि घर से निकलना तो इस समय संभव नहीं है। फोन करके अपने यार दोस्त जो भी चित्र बना रहे हैं, पेंटर हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, जो इसको पेशे के रूप में इसी पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो साइन बोर्ड पेंटर ही क्यों ना हो, उनकी तरफ जरा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर हम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे आमिर और इप्टा के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों मिलेंगे आपसे फिर से अगले एपिसोड में बिहार इप्टा के
लाइव पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।